हाय एवरीवन। आज हम कन्याकुमारी की यात्रा पाठ की चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हंसराज दर्शक। यह एक यात्रा वृतांत है। इस पाठ में लेखक ने अपने यात्रा के अनुभव का वर्णन किया है। सुदूर स्थानों की यात्रा करना मनुष्य का स्वभाव रहा है। पुराने जमाने में लोग व्यापार के लिए, राजनैतिक और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। लेकिन आज के समय में पर्यटन की दृष्टि से सामान्य नागरिकों की यात्राएं और अधिक बढ़ गई हैं। इन यात्राओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य को दूसरे स्थानों की विशेषताओं एवं वहां की संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त होता है। पर्यटन का चस्का लेखक को बचपन से ही था। जैसे जैसे बड़े होते गए यह इंटरेस्ट और बढ़ता ही गया। समय समय पर भिन्न भिन्न प्रदेशों का देशाटन उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर घाटी में घूमते घूमते एकाएक उनके मन में सुदूर दक्षिणी तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली अंतरीप कन्याकुमारी की यात्रा करने की प्रबल इच्छा होती है। यात्रा का आवश्यक तैयारी करना शुरू करते हैं। लेखक के साथ इस यात्रा में उनके एक मित्र भी थे जिनका नाम है हरीश वर्मा। हरीश वर्मा एक फोटोग्राफर थे। लेखक और उनके मित्र दोनों जनवरी की एक सुबह को नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में बैठकर कन्याकुमारी के लिए रवाना होते हैं। यह ट्रेन दिल्ली से उन्हें तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, वहां तक पहुंचाने वाली थी। अपनी इस लंबी यात्रा में लेखक की ट्रेन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को यानी बॉर्डर को टच करती हुई 47 घंटों के बाद यानी 47 आवर्स के बाद केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम पहुंचाती है। वहां से कन्याकुमारी केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर थी। 2 दिन की रेल यात्रा के कारण लेखक और उनके मित्र हल्की सी थकान महसूस कर रहे थे। इसलिए कुछ देर विश्राम के बाद उन्होंने भोजन किया। उसके बाद करीब 2 बजे के समय केरल राज्य की रोड ट्रांसपोर्ट के एक एक्सप्रेस बस में बैठकर कन्याकुमारी के लिए निकल पड़ते हैं। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी का मार्ग बहुत ही मोहक था। दोनों ओर नारियल के पेड़ थे, हरे भरे धान के खेत थे, गन्ने के खेत थे और समुद्री झोंकों का आनंद लेते हुए वे यह यात्रा कर रहे थे। 4:30 बजे के करीब लेखक और उनके मित्र कन्याकुमारी के समुद्री तट पर जा पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें विवेकानंद शिला मंडप तक यात्रा करनी थी। विवेकानंद शिला मंडप तक जाने के लिए यात्री को नाव में बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी। यहाँ की नावें बड़ी बड़ी होती थी और मुड़े हुए सिरों वाली होती थी। ये नावें डीजल से चलती हैं। इस नाव में एक साथ लगभग 100 व्यक्ति बैठकर यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करते वक्त भय मिश्रित आनंद का संचार होता है। लेखक और उनके मित्र नाव यात्रा करते हुए विवेकानंद शिला मंडप तक पहुंच जाते हैं। यह मंडप एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी द्वीपाकार चट्टान के ऊपर, चट्टान यानी शिला के ऊपर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर एक देवी का मंदिर था। अब भी यहाँ पर एक जगह पाद मुद्रा, देवी के कदमों के चिन्ह अंकित हैं, जिसे लोग देवी का पाद चिन्ह मानते हैं। इसलिए कुछ लोग इस शिला को श्रीपाद शिला भी कहते हैं। 1892 के समय विवेकानंद जी अमेरिका प्रस्थान कर रहे थे। अमेरिका प्रस्थान अपने आध्यात्मिक प्रचार के लिए जा रहे थे। वहां जाने के पहले वे भारत के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा कर कन्याकुमारी आते हैं। कन्याकुमारी आकर वे भी इसी शिला पर बैठकर चिंतन करते रहे। बहुत दिनों तक इस पर चिंतन किया और कहा जाता है कि उन्होंने इसी शिला पर बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इस शिला को विवेकानंद शिला भी कहा जाता है। 1962-63 के समय विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी के
यानी बर्थ एनिवर्सरी के समय 85 लाख रुपीस लगाकर यहाँ पर बहुत ही एक आर्टिस्टिक मंदिर बनाया गया था, आर्टिस्टिक मंडप बनाया गया था। और यह मंडप इतना सुंदर था कि लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। और इस मंडप पर विवेकानंद की 3.25 मीटर ऊंचाई पर एक काले चमकीले पत्थर की एक मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही सुंदर था और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। विवेकानंद शिला मंडप पर विवेकानंद शिला मंडप के अलावा इस चट्टान पर और भी 2 मंडप हैं। एक है ध्यान मंडप और एक है श्रीपाद मंडप। विवेकानंद शिला मंडप के पास ही यहाँ पर एक तिरुवल्लुवर की स्टैचू है। तिरुवल्लुवर एक तमिल पोएट हैं, जिनकी यहाँ पर बहुत ऊंची सी एक स्टैचू स्थापित की गई है। और कन्याकुमारी में यह है सुनामी मेमोरियल। इसे आखिर 2004 में सुनामी के बाद जब बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, तो इसके बाद यहाँ पर स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। लोग यहाँ पर आकर उन सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दर्शनीय स्थलों में यह भी एक स्थान है। ये है कन्याकुमारी का एक बहुत ही ग्रैंड पैलेस। 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में यह इतनी बड़ी पैलेस बनी थी। कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक बहुत ही छोटा सा टाउन है। यहाँ की आबादी यानी पॉपुलेशन सिर्फ 5 से 6 हजार तक की है। तो इसलिए यहाँ का भूभाग पानी की सतह से कुछ अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण आंधी तूफान और ज्वार भाटा आदि समुद्री प्रकोपों से सुरक्षित रहता है। यहाँ पर केवल एक ही बाजार है, तो यहाँ की बाजार समुद्री तट पर ही लगे रहते हैं। तो लोग इस बाजार से यहाँ समुद्र में मिलने वाली सभी चीजें यहाँ पर हैं। समुद्र से मिलने वाली शंख, सीप या इससे बने हुए छोटे छोटे से लैंप शेड हों या कोई भी बच्चों के लिए पहनने की कोई हार हो या माला हो, हर प्रकार की छोटी चीजें यहाँ मिलती है। की चेन से लेके हर प्रकार की चीजें। जो भी लोग कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं और वे वहां से इस प्रकार की छोटी छोटी सौगात अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने मित्रों के लिए जरूर लेकर जाते हैं। और कन्याकुमारी का सबसे मुख्य आकर्षण है त्रिसिंधु की सुषमा, त्रिसिंधु की शोभा। यहाँ पर 3 सागर मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तीनों सागर की संगम स्थली है कन्याकुमारी। यहाँ का और एक मुख्य आकर्षण है सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन के दोनों रूप यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों ही रूप का मनमोहक दृश्य कन्याकुमारी में देखा जाता है। सूर्योदय का यह बहुत ही मनमोहक दृश्य है और सूर्यास्त कन्याकुमारी के दर्शक जितने लोग पर्यटक वहां जाते हैं, सारे पर्यटक शाम के वक्त सूर्यास्त का दृश्य अवश्य देखते हैं। इस समय कन्याकुमारी के समुद्री तट पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। और ये है कन्याकुमारी के समुद्री तट का, समुद्र का रात का नज़ारा। आशा है आपको यह यात्रा वृतांत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।